previous class we have seen the basic concepts associated with a standing wave नहीं, और जैसे अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, what is the basic difference between a standing wave and a plane progressive harmonic wave? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई जीरो. इट वॉज ए सिंगल वेव. जबकि स्टैंडिंग वेव कब होता है? when two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite direction superimpose. मतलब स्टैंडिंग वेव बनता है कब है? जब दो ऐसे वेव, दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं. जब कोई स्टैंडिंग वेव है किसी एक मीडियम में और किसी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उस मीडियम में, ये दोनों ही केस में पार्टिकल का मोशन में क्या अंतर है? सिमिलरिटी है कि दोनों ही केस में पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं विथ सेम फ्रीक्वेंसी. जबकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है. स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बराबर नहीं होता है, किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है. स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड होता है 2a cos kx. मतलब अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है. फर्दर ये देखें कि जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो होता है वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, और ऑसिलेट नहीं कर रहा है इसलिए उसके थ्रू से वेव नहीं जा पा रहा है. उस पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स. एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोड्स ये वेव स्टैंडिंग वेव कहलाता है, क्योंकि वेव इज नॉट एबल टू प्रोपागेट. और जो पार्टिकल्स जोर से ऑसिलेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटी नोड्स. अगर कंपोनेंट वेव का वेवलेंथ लैम्बडा है तो दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या था? लैम्बडा बाई 2. ये सब चीजें याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ. पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ स्टैंडिंग वेव के बारे में, जो सबसे ज्यादा बार एंट्रेंस में आया है वो ये है, स्टैंडिंग वेव बनता कब है? कब बनता है? व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड propagating in opposite direction superimpose the resultant wave is a standing wave. ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं एप्लीकेशन का. प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि हाउ वी वर प्रोड्यूसिंग ए स्टैंडिंग वेव. हम बताए थे जब भी कोई वेव किसी एक मीडियम चेंज करता है, डेंसर से रेरर में जाता है या रेरर से डेंसर में जाता है, इट अंडरगोस रिफ्लेक्शन. नहीं, रिफ्लेक्शन होता है. जब वो कोई डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है उसका फेज डिफरेंस पाई होता है, रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है उसका कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है. कि अगर कोई वेव, मान लो कि ये कोई थ्रेड है, ये एंड रिजिडली कनेक्टेड है, हम यहाँ से कोई वेव को बनाते हैं और छोड़ते हैं, और मान लो कि ये वेव ऐसे गया, मान लो कि दिस वेव गोज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसे करते हुए आया और इधर गया, ऐसे आया टकराया, तो वापस कैसे आएगा? इट विल बी कमिंग बैक लाइक दिस. पहला वाला वेव का थोड़ा एम्पलीट्यूड ज्यादा दिख रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं. यस, आप देखो तो क्या हो गया? इट अंडरगोज ए फेज डिफरेंस पाई, उलट गया. समझ में? तो क्या हो गया? नाउ यू आर फाइंडिंग, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए थे, दो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बराबर है, सुपरइम्पोज्ड और दे आर फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव बनाने से फायदा क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वेव बना स्टैंडिंग वेव, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? डबल हो गया, 2a cos kx sin ओमेगा t. ऐसे आया ना. जबकि जो कंपोनेंट वेव था उसका एम्पलीट्यूड क्या था? a. और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय हाफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर v. फंडामेंटल क्लासेस में पढ़े. v वाज वेलोसिटी ऑफ द वेव, a वाज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा वाज द फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? अब अगर कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड a है तो उसका इंटेंसिटी हो गया प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और जो स्टैंडिंग वेव हुआ उसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a. यू नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? मान लो कि आपकी मोबाइल से धीमी धीमी आवाज आ रहा है, आप क्लियरली सुन नहीं पा रहे हो. क्या आप कभी ऐसे किए हो? किसी ग्लास के ऊपर उसको रख दो, पानी पीने वाली ग्लास, उसके ऊपर मोबाइल को रख दो तो जोर से आवाज आने लगता है. Have you ever done this like this? दरवाजा खोलो तो कौन देखो साइड से, साइड वाले खोल दो. हाँ, तो
अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कभी किए होगे तो आपको याद आएगा कि मान लो कि कोई एक म्यूजिक डिवाइस है, उसका आवाज जोर से नहीं आ रहा है, और सपोज आप इसको किसी ग्लास के ऊपर रख दो, तो आप देखोगे जैसे मोबाइल को इसके ऊपर रख दोगे आवाज जोर से आने लगेगा। हो क्या रहा है, वन साउंड वेव इज गोइंग रिफ्लेक्टिंग एंड गोइंग बैक फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ ऑर्गन पाइप्स। हम खुद से एक साउंड बना के जितना आवाज बना सकते हैं, यूजिंग ए ऑर्गन पाइप वी कैन मेक 4 टाइम्स साउंड, 4 गुना आवाज कर सकते हैं। बिकॉज बाय फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स हम एम्पलीट्यूड को डबल कर लेते हैं, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाता है। समझ में आया? रास्ता इधर से भी है उधर से भी है ना? ओह ये नहीं खुला था, अच्छा ठीक, वो खुला था। जहां पर पुल करना चाहिए वहां पर पुश करोगे तो नहीं खुलेगा, जहां पर पुश करना चाहिए वहां पर पुल करोगे तो नहीं खुलेगा। लिखना पड़ेगा मुझे, पुश पुल, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ऑर्गन पाइप्स। ये जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दूसरा होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब ऐसा एक पाइप जिसका वन एंड क्लोज्ड है, एक एंड क्लोज्ड है। कभी आप ऐसे मजाक तो किए होंगे, पेन का कैप को लेके सीटी मारो तो जोर से बजता है, क्या बन गया वो, वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आप एक साउंड अंदर छोड़े, वो रिफ्लेक्ट करके आया, दोनों मिले, एम्पलीट्यूड 2 हो गया, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गया। नहीं, ये हो गया वन एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब वन एंड क्लोज्ड, ओपन मतलब बोथ द एंड्स आर ओपन। ये 2 किस्म के ऑर्गन पाइप होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब सोचो तो मान लो कि आप कोई ट्रम्पेट बजा रहे हो, ये क्या बन जाएगा, वन एंड ओपन और बोथ एंड ओपन। वन एंड क्लोज्ड, इट्स ए क्लोज ऑर्गन पाइप, और ओपन ऑर्गन पाइप क्या कहोगे, आप इधर से फूंक मारते हो और इधर से आवाज निकलता है, तो दोनों एंड खुला, ओपन ऑर्गन पाइप बन गया। और वो बिस्किट वाला पोए पोए करता है, देखियो बिस्किट बेचता है, इधर एक रबर का ब्लैडर रहता है, उसके सामने ऐसे रहता है, हैं? और इसको बजाता है, पोए पोए करता है। मैं तो जब भी बिस्किट खरीदता हूँ पहले इसका 2 बार बजाता हूँ, बहुत मजा आता है। तो ये कौन सा पाइप हुआ, ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कि ओपन ऑर्गन पाइप? नहीं, ऑर्गन पाइप ये है, ये तो ब्लैडर है हवा फेंकने के लिए, ओपन ही हुआ। शंख बजाते हैं, कंच नहीं। अच्छा, फ्लूट बजाते हैं, कभी आप माइन्यूटली देखे हो फ्लूट में होता कैसा है मैकेनिज्म? इसमें ढेर सारे छेदा होते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा छेदा होता है, एक एंड क्लोज रहता है, और वो इसके ऊपर उंगली फिराता है, वो वन एंड क्लोज रहता है, अंदर से एक तरफ बंद रहता है, वो क्लोज ऑर्गन पाइप रहता है। तो ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कैसे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी के साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप हुआ 2 किस्म का। एक हुआ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब वन एंड क्लोज्ड है। ये मत सोचना कि दोनों एंड क्लोज है तो फूक मारोगे किधर से, आवाज जाएगा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, तभी ना रिफ्लेक्ट करेगा और स्टैंडिंग वेव बनेगा, नहीं। तो वन एंड क्लोज्ड है। और ओपन मतलब बोथ एंड ओपन है। चलिए, पहला चीज तो समझ में आया कि किसी एक ऑर्गन पाइप में द वेव इन एन ऑर्गन पाइप, चाहे वो आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव इन ए ऑर्गन पाइप, ऐसे पूछेंगे। तो द वेव इन एन ऑर्गन पाइप इज ए स्टैंडिंग वेव। और मोस्टली हम लोग साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, साउंड को इंटेंसिफाई करने के लिए करते हैं, तो हम इसको और कह सकते हैं ज्यादा एक्यूरेटली कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव, इज ए लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव। So the wave in an organ pipe is a longitudinal standing wave.
तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है तो स्टैंडिंग वेव का इंटेंसिटी 2a हो जाता है, एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है, और इंटेंसिटी बीइंग प्रोपोर्शनल टू ए, एम्पलीट्यूड 2a हो गया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाता है। हम अकेले में जितना साउंड निकाल सकते थे उसका 4 गुना साउंड निकलता है। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हम लोग अभी देखेंगे अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो मैकेनिज्म क्या हो गया, मैकेनिज्म ये हो गया कि इसके अंदर कोई एक साउंड वेव भेजना है, और जो साउंड वेव अंदर जाएगा, अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। जब वो वापस आएगा दोनों वेव मिलेंगे, स्टैंडिंग वेव बनेंगे, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म, वही हम करना चाहते हैं। अब जब स्टैंडिंग वेव बनेगा तो नोड्स एंटी नोड्स तो बनेंगे ही। नोड किसको कहते हैं? वो पार्टिकल्स को जो वाइब्रेट नहीं करता है। एंटी नोड जो सबसे ज्यादा जोर से वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पर अंदर कितने ठो नोड कितने ठो एंटी नोड होंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज तय है कि इसकी बगल में जो क्लोज्ड एंड है उसके साथ सटा हुआ जो एयर पार्टिकल्स है वो तो वाइब्रेट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट वाइब्रेट, है कि नहीं? तो यहाँ पर तो नोड बनना ही बनना है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर तो नोड बनना ही बनना है, और यहाँ का पार्टिकल बहुत आसानी से वाइब्रेट कर सकता है, तो यहाँ पर तो एंटी नोड बनना ही बनना है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? पहला चीज, एज एयर पार्टिकल्स कैन नॉट वाइब्रेट फ्रीली air particles cannot vibrate freely at the closed end. At closed end, a node is formed. At the क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड में नोड बनता है। ठीक है। एज पार्टिकल्स नियर द माउथ आर फ्री टू वाइब्रेट, एज पार्टिकल्स नियर ओपन एंड आर फ्री टू वाइब्रेट, an antinode is formed at open end. समझ में? तो ध्यान रहे कि जो क्लोज्ड एंड है वहां पर नोड बनेगा, जो ओपन एंड है वहां पर एंटीनोड बनेगा। ये बात समझ में आ गया? बढ़िया। तो चलिए कोशिश करते हैं देखने के लिए हाउ दी वेव इज प्लेइंग इन इट। मैं आपको कोई एक केस दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज व्हाट इज ए ऑर्गन पाइप। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ऑर्गन पाइप है। सपोज ये एक ऑर्गन पाइप है, और ये ऑर्गन पाइप को मैं ले लेता हूँ 3-4 तो ऐसे करके, सो दैट आई कैन विजुअलाइज। मैं इस ऑर्गन पाइप में ढेर सारे वेव दिखा रहा हूं जो कि इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करें। मान लो कि ये कोई एक वेव है, विजुअलाइज करने के लिए मैं इसे बता रहा हूं। ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, टकराया, फिर आया, ऐसे करके आया। सो दिस इज व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। आपने एक वेव भेजा, ये एंड से रिफ्लेक्ट किया और वापस आया, तो स्टैंडिंग वेव बनना क्लियरली दिख रहा है। कोई दूसरा वेव के बारे में सोचो तो ये कोई एक वेव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, टकराया, फिर वापस आया, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है। या फिर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, एक वेव ऐसा गया, ऐसा आया, टकराया, फिर वापस आया और ऐसे गया, ये भी स्टैंडिंग वेव हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड इन दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ध्यान से देखो कि हर एक केस में यहाँ पर मैंने एंटी नोड रखा है, यहाँ पर हमने नोड रखा है।
अच्छा, ये सारे वेव को देखो, मैं 3 ठो वेव आपको दिखाया, 1 2 3। बताओ ये तीनों वेव जो स्टैंडिंग वेव कर रहे हैं, कौन सा केस में वेवलेंथ सबसे कम है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस? थर्ड केस में सबसे कम है, मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट वेव है उनका वेवलेंथ सबसे कम है। अच्छा, इससे थोड़ा ज्यादा ये है, नहीं, इसका वेवलेंथ जितना है उसका वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ इसका है, और ये सारे स्टैंडिंग वेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है फंडामेंटल वेव। किसको कहते हैं? द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड द फंडामेंटल वेव। किसको कहते हैं फंडामेंटल वेव? द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ। अच्छा बताओ, ये सारे साउंड वेव है, सारे का वेवलेंथ अलग अलग है, और आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय एफ लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इन तीनों को दिखाओ, तीनों में से कौन सा केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा लगेगा आपको? थर्ड केस में कि सेकंड केस में कि फर्स्ट केस में? क्यों? जिस केस में लैम्डा ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा? अरे नहीं, क्या भी एफ और लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है? वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई एम हम लोग बनाए थे, और गामा पी बाई रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई रो। इट डजंट डिपेंड अपॉन दी लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये सारा साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी बराबर है। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। अब अगर पूछा जाएगा तीनों में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, तो आप क्या कहोगे? 1 का है कि नहीं? अच्छा, नाउ गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल वेव। फंडामेंटल वेव किसको कहते हैं? फंडामेंटल वेव इज दैट वेव, दैट स्टैंडिंग वेव ऑफ which forms a wave of highest wavelength that can form a standing wave in an organ pipe is called a fundamental wave। क्या इससे ज्यादा वेवलेंथ वाला कोई वेव हो सकता है? देखो, ये कोई एक, मान लो कि कोई एक छोटा सा ड्रम ऐसे रखा हुआ है, और इसके अंदर में बहुत सारे डंडे को रखा हुआ हूं। आई एम शोइंग यू सो मेनी बार्स केप्ट इनसाइड। ये एक बार है ना? चलो मानते हैं कि ये एक बार है, ये एक बार है, ऐसे मान लो 3 ठो बार को मैं इसके अंदर ऐसे रखता हूं। जब ये बार को लाके इसके अंदर रखूंगा, कौन सा बार का सबसे छोटा सा हिस्सा, सबसे छोटा सा हिस्सा इस डब्बे के अंदर रहेगा? जो सबसे बड़ा बार है कि नहीं? जो सबसे बड़ा बार है उसका सबसे छोटा सा हिस्सा रहेगा, है कि नहीं? अभी जब सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव को हम इसके अंदर छोड़ेंगे स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, उसका सबसे छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं? अब सोचो कोई एक वेव है, ये एक वेव है, और इस वेव का एक सबसे छोटा सा हिस्सा जो इसके अंदर रहेगा और स्टैंडिंग वेव बनाएगा, तो क्या हो सकता है? ये तो नोड बन गया, ये एंटी नोड बन गया। ये सबसे छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंटी नोड रखना है, यहाँ पर नोड रखना है। सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है, उसका छोटा सा हिस्सा इसके अंदर रहेगा, तो दिखेगा कैसे बताओ? इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। रिफ्लेक्ट किया और वापस आ गया, ये उससे भी बड़ा वेवलेंथ है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? बस ये समझ में आ गया तो बाकी आगे बन जाएगा। तो ये वेव को हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव। इससे बड़ा वेवलेंथ वाला करेंगे तो नोड यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन एंटी नोड यहाँ पे नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? हमारा कंस्ट्रेंट कंडीशन क्या है कि इन ए क्लोज पाइप यहाँ पर नोड रहेगा और यहाँ पर एंटी नोड रहेगा। सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला जो वेव इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करता है उसको फंडामेंटल वेव कहते हैं। सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा, है कि नहीं? ओके, नाउ अभी धीरे धीरे हम लोग आगे आगे देखेंगे कि ये जो हम लोग देखे ना, ये सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला जो वेव इसके अंदर, ये तो फंडामेंटल वेव है। बाकी वेव को क्या कहते हैं? बाकी सारे को कहते हैं ओवरटोन्स। ऐसे बहुत सारे वेव है जो इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे ये एक भी लूप नहीं बनाया, ये एक लूप बनाया, ये 2 लूप बनाया, 3 बनाया, 5, 10, 25 लूप बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली वेवलेंथ छोटा होता जाएगा। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेव्स व्हिच कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इन इट। उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ वाला वेव है उसको कहते हैं फंडामेंटल वेव। बाकी सबको क्या कहते हैं? ओवरटोन्स। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बता दिया, तो हम लोग अभी इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हुआ फंडामेंटल वेव किसको कहते हैं? इज द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ that can form a standing wave। इसको थोड़ा मिटाते हैं,
बाद में इसको दोबारा कर लिया जाएगा। ए स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप, सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला जो वेव इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है उसको हम कहेंगे फंडामेंटल वेव। अच्छा, अगर ये फंडामेंटल वेव हुआ, थोड़ा ध्यान से फिगर को देखिए, हम लोग बात कुछ ऐसे कर रहे हैं। ये जो वेव है, वेव का हमने कोई एक हिस्सा को लिए हैं, यहाँ से ए वाला हिस्सा को लिए, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। हम लोग ये वाला हिस्सा को लेके बात कर रहे हैं अभी, है कि नहीं? ये वाला हिस्सा को लेके बात कर रहे हैं, है कि नहीं? नोड यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर भी तो ये नोड, यहाँ पर एंटी नोड। तो क्या बता सकते हो ये लेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा? यहाँ से पूरा यहाँ तक होता है लैम्बडा, यहाँ तक लैम्बडा बाई 2, यहाँ तक लैम्बडा बाई, समझ में आया क्या? तो ये अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ गया, इसी से आपका सारा काम निपट जाएगा। सो अगर ये पाइप का लेंथ L है तो लिखेंगे फॉर फंडामेंटल वेव, फॉर फंडामेंटल वेव लैम्बडा 0/4 इज इक्वल टू L। L क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। तो लैम्बडा 0 क्या हो गया? फंडामेंटल वेव का वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 4L, नहीं? और फंडामेंटल वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा भैया? तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल वेव इज v बाई लैम्बडा 0। चाहे कोई भी वेव हो, वेलोसिटी तो सेम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, सो इट इज कमिंग आउट टू बी v बाई 4L। v कितना है? वो रूट ओवर ऑफ गामा t बाई m। उसके बारे में काफी कुछ चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले से, नहीं? रूट ओवर ऑफ गामा p बाई रो, लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला हम लोग देखे। सो हम देखे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूब का कितना है? v बाई 4L। क्या बात समझ में आया? तो अब मेरा स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करना। जैसे मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल वेव क्या है? द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव। सिमिलरली क्या कहूंगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हाईएस्ट हुआ तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कांस्टेंट। 330 मीटर पर सेकेंड साउंड की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हुआ। तो डेफिनेशन का आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फंडामेंटल वेव इज द वेव ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इन दिस, कीपिंग द कांस्टेंट इन माइंड दैट क्लोज एंड में नोड रखना है, यहाँ पर एंटी नोड रखना है। समझ में? अब जनरली क्या कहते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी बोलने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी नहीं समझते हैं। सिमिलरली कोई पाइप का फ्रीक्वेंसी बोलने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप? मतलब वो पूछ रहे हैं आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 3। All waves having wavelength less than lambda 0, मतलब fundamental wavelength, less than fundamental wavelength, that can always, those can form a standing wave in a pipe are called overtones. अगर आपको ऑर्गन पाइप पे कोई क्वेश्चन आएगा तो 80% चांस है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाएगा, ओवरटोन के ऊपर 20% आएगा। लेकिन कुछ भी मिस करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए हम लोग ओवरटोन के बारे में पढ़ रहे हैं। उनको ओवरटोन कहते हैं। किसको ओवरटोन कहते हैं? हम देखें कि किसी एक पाइप के अंदर ढेर सारे वेव, स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला हुआ उसका फंडामेंटल कहेंगे, फंडामेंटल वेव, और बाकी सारे को क्या कहेंगे? ओवरटोन। फंडामेंटल वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम जो वेवलेंथ होगा उसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, उससे थोड़ा कम होगा तो सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गो। समझ में? फॉर फर्स्ट ओवरटोन
सोचो सोचो कि ये हमारा है क्या, ये हमारा है पाइप, ऑर्गन पाइप, जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करने वाला है, इसके अंदर कोई वेव स्टैंडिंग वेव करने वाला है, और जो वेव है वो वेव ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करते हुए जाता है, और अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव होगा तो उससे सबसे छोटा सा हिस्सा रहेगा, और सबसे छोटा सा हिस्सा हम लोग यहां से यहां तक लिए थे। अब बात कर रहे हैं फास्ट फोटोन, जिसका वेवलेंथ इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन कांस्टेंट तो ये है कि यहाँ पर नोड रखना है, यहाँ पर एंटी नोड रखना है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा, इससे थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा कहां तक होगा, सोचो यहां तक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिर एंटी नोड यहां पे आएगा, नोड यहां पे आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब ये वेव कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा जैसे इसमें दिख रहा है, द वेव विल लुक लाइक दिस। सो फंडामेंटल वेव कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। This is the fundamental first photon. Sorry, the first photon is now playing like this. क्या बात समझ में आ रहा है? कि मैं जबरदस्ती बजाते जा रहा हूँ, तुम लोग लेते जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना? अब मान लो कि ये पाइप का लेंथ है L, क्या बता सकते हो ये जो वेव हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा कितना होगा भाई? 3 लैम्बडा बाई 4, यहाँ तक लैम्बडा बाई 4, ये लैम्बडा बाई 4, ये लैम्बडा बाई 4, तो 3 लैम्बडा बाई 4 हो गया। सो फॉर द फर्स्ट फोटोन what we see 3 lambda 1 by 4 is equal to L। जो लोग ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे उनको बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ ये। क्या आपको समझ में आ रहा है 3 lambda 1 by 4 is equal to L कैसे हो रहा है? अरे दिस इज द वेवलेंथ प्लेइंग। इसका मतलब हुआ कि जो lambda 1 है वो कितना है 4L by 3। What is the fundamental wavelength? Sorry, first photon wavelength 4L by 3। fundamental wavelength कितना था? It was only 4L, ये उससे थोड़ा कम है, 4L by 3 है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इट इज V by lambda 1। अच्छा, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, फंडामेंटल वेव का कि ओवरटोन का? अरे वेलोसिटी सबका बराबर है, 330 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ फंडामेंटल का ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ओवरटोन का ज्यादा है, समझ में आ रहा है? वेलोसिटी सबका बराबर है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फोटोन फ्रीक्वेंसी क्या बन गया? V by lambda 1, और दैट इज कमिंग आउट टू बी 3V by 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था भैया? देखो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था V by 4L, और ये क्या आ गया फ्रीक्वेंसी 3V by 4L। कैन यू नॉट राइट इट एज 3F0? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना। फर्स्ट फोटोन इज 3 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 3 times of the fundamental frequency is otherwise called third harmonic। समझ में आया? फर्स्ट फोटोन इज थर्ड हार्मोनिक। बड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं तुम लोगों को समझा पाऊं बोल के, अगर खाली नोट देना होता तो फटाफट फटाफट कर देते जैसे करते हैं सब, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा फील करो तो चीजें को बढ़िया में आएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आया, सेकेंड ओवरटोन किसको कहेंगे? जिसका वेवलेंथ इससे थोड़ा सा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होने से तो हो जाता है वो फंडामेंटल, इससे थोड़ा सा कम होगा। वेवलेंथ अगर थोड़ा सा कम होगा तो वेव का थोड़ा सा ज्यादा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा। कैन यू हेल्प मी ट्राइंग कि क्या ये पॉइंट नंबर 3 दो बार क्यों हो गया? मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा खराब है। अच्छा, फॉर सेकेंड ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन, अब सोचो कि मेरे पास ये कोई वेव है, ये जो वेव है ये ऐसे गया है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे करके वेव जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया है इस एंड पे, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वेव कुछ ऐसे गया है, और हम देखें कि यहाँ पर मान लो क्लोज्ड एंड है, और सबसे छोटा सा हिस्सा रहता था फंडामेंटल की केस में तो यहाँ तक रखते थे नहीं, अब फास्ट ओवरटोन के लिए इससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा रखते थे, यहाँ तक रखते थे। अब सेकेंड ओवरटोन के लिए इससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा रखेंगे तो यहाँ तक रखेंगे। इज नॉट इट? इसका मतलब जो फंडामेंटल जो सेकेंड ओवरटोन इस पाइप के अंदर प्ले कर रहा है वो दिखने में कैसा होगा? चलो बनाते हैं फिगर, ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? This will be the second overtone playing under this। आ रहा समझ में?
अच्छा, फॉर द सेकेंड ओवरटोन सेम पाइप के लिए हमने देखा लेंथ L है, ये लेंथ तो L था। क्या बता सकते हो फॉर द सेकेंड ओवरटोन हाउ दिस वेवलेंथ इज? यस यस यस, बोलो बेटा। 5 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा 2 सेकेंड ओवरटोन है इसलिए मैं लैम्बडा 2 लिख रहा हूं, बाई 4 इज इक्वल टू L, और लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4L बाई 5, और फ्रीक्वेंसी इज V by lambda 2 which is equal to 5V by 4L, and that is equal to 5 times the fundamental frequency which is called fifth harmonic. यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग लगाने वाली बात आता है। जब हम सेकेंड ओवरटोन करते हैं हमें 2 ठो लूप दिख रहा है, 10th ओवरटोन बोलेंगे कितना ठो लूप दिखेगा? 10। तो merely looking at a figure also you can say which overtone is going. Suppose मैं आपको पूछूं कि ये कोई एक ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव है वो वेव दिखने में कुछ इस किस्म का है, बताओ which overtone is playing, आपको बताना है, ठीक है? आपको बताना है कि which overtone is playing in this, बताओ which overtone is playing now। कितना तो लूप है? 1 2 3 4 5। सेकेंड ओवरटोन में 2 लूप होता था, फर्स्ट ओवरटोन में कितना लूप होता था? 1 लूप होता था कि नहीं? तो आपको इसमें अभी कौन सा ओवरटोन चल रहा है? 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ ओवरटोन चल रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आपको समझ में भी आ गया। चलिए अब इतनी समझदारी के साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, दैट इज फॉर nth ओवरटोन। क्या बता सकते हो लैम्बडा n और L में क्या रिलेशन होगा? सेकेंड ओवरटोन में ऊपर आया 5, फर्स्ट ओवरटोन में ऊपर आया 3, सेकेंड में आया 5, मतलब इज इट नॉट कमिंग समथिंग लाइक 2n प्लस 1? यस, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा n बाय 4 इज इक्वल टू L। समझ में आया? इसका मतलब हुआ लैम्बडा n का वैल्यू कितना होगा nth ओवरटोन में? यू विल से 4L बाय 2n प्लस 1, और करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा nth ओवरटोन का? इट इज V by lambda n। ओके, दैट आई नो, बट देन राइट इन टर्म्स ऑफ L, तो आप क्या कहोगे? इट इज 2n प्लस 1 इंटू V by L 4L। समझ में आया क्या? हाँ, अभी इंटरेस्टिंग चीज है कि nth ओवरटोन मतलब n1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n1 2 3 4 होगा तो ये 2n प्लस 1 विल बी ऑलवेज ए ऑड नंबर, है कि नहीं? मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ऑलवेज ए ऑड नंबर टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस है इसका। क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं बनते हैं। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज होगा तो और जो फ्रीक्वेंसी के साउंड इसके अंदर से आप कहोगे स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं, वो सारे फ्रीक्वेंसी क्या होंगे? 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 700 हर्ट्ज, 900 हर्ट्ज, ये सारे फ्रीक्वेंसी इसके अंदर बना सकते हैं, ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज। समझ में आया क्या? तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। तो आप लिखोगे इसमें पॉइंट नंबर 7 में, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। अब ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है मतलब अगर 2 साउंड इसके अंदर बन रहे हैं, एक 100 हर्ट्ज का होगा तो दूसरा 300 हर्ट्ज का होगा, नहीं? अब जब 2 साउंड बन रहे हैं और उनके बीच में फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा अंतर है तो वो म्यूजिकल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो कि जो लोग प्रॉपर सिंगर नहीं है, गाना गाते हैं, कोई चीज को आ करके खींचते कहते आ ऐसे हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा अंतर आ गया कि नहीं आ गया? सडनली बेकार लगता है कि नहीं? उन लोगों का फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे हाई करते हैं, हम लोग का एक समय के बाद फट जाता है और तुरंत एक हाई फ्रीक्वेंसी आने लग जाता है। या फिर मान लो कि असेंबली में 2 बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, एक दोनों अकेले में बहुत सुंदर गाते हैं, एक मोटा वॉइस में गाता है
और दूसरा पतला भैंस में, लेकिन दोनों को एक साथ बजाओगे तो, दोनों एक साथ गाएंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। ये मोटे के साथ पतला एकदम सूट नहीं बैठे। अकेले में दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों एक साथ बनने से अच्छा नहीं लगता है। तो हम कहते हैं दिस साउंड इज नॉट म्यूजिकल। कोई साउंड हमें म्यूजिकल कब लगता है? जब हम जितने सारे साउंड बना रहे हैं वो सारे का फ्रीक्वेंसी आसपास के हैं। मैं कभी लता मंगेशकर जैसे बोलूंगा तो कभी मोहम्मद रफ़ी जैसे बोलूंगा तो मेरा साउंड म्यूजिकल नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी वो सर्दी में गला बैठ जाता है, बोलते बोलते मोटा आवाज आता है, कभी कभी पतला हो जाता है, बड़ा खराब लगता है सुनने में, है कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सो द closed organ pipe is not musical। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप म्यूजिकल नहीं होता है, इट्स नॉट म्यूजिकल। क्यों? क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स है प्रेजेंट, सुनने में इसको मजा नहीं आता है। आप कभी नहीं देखोगे जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है किसी दूसरे सिंगर के साथ वो बज रहा है। फ्लूट जब बजेगा देखोगे अकेला बजेगा, किसी के गाने के साथ नहीं बजेगा, बाकी सामान सब दूसरे के साथ बजते रहते हैं, हारमोनियम वगैरह बजते रहते हैं, लेकिन फ्लूट किसी के, जो भी सिंगर गाना गाना बंद करेगा तो फ्लूट बजेगा, किसी के साथ वो नहीं बजेगा, क्योंकि वो ताल नहीं बैठा सकता है प्रॉपरली, फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं आता है। बजता कैसे है फ्रीक्वेंसी? देखो फ्लूट की केस में मान लो कि ये है आपका कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और यहाँ पर एक छेदा है जिसमें से आप हवा फेंक रहे हो, यहाँ पर एक क्लोज्ड है एंड हियर आर ए नंबर ऑफ होल्स, और इसके ऊपर उंगली फिराते रहता है कि नहीं गाना बजाते वक्त, जो बजाता है इस किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट में, इधर से हवा फेंका, मान लो इन तीनों होल को वो अपनी उंगली से बंद कर दिया तो साउंड अंदर गया, रिफ्लेक्ट करके आया। यहाँ पर तो नोड होना ही होना है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स है यहाँ पर छेदा होने के कारण दे आर फ्री टू वाइब्रेट, है कि नहीं? फ्री टू वाइब्रेट तो यहाँ पर बन जाता है एंटी नोड। दिस बिकम्स द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप का लेंथ हो गया ये। और हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट इज V/4L और इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। L को आप कम कर दिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है? उसको अगर हाई फ्रीक्वेंसी में बजाना है, पतला आवाज में बजाना है, इन तीन होल को बंद कर देगा, ये होल को खुला छोड़ देगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये तीन होल को बंद कर देता है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप इज दिस, लेंथ बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम होगा, मोटा आवाज आने लगे। सो एक illustratively he plays the fingers on these holes and creates different sounds। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। चलिए अब देखते हैं, हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है? चलिए, ये म्यूजिकल का स्पेलिंग थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा, लिख देते हैं दोबारा, म्यूजिकल। Why a closed organ pipe is not musical? तो आपको पता चलना चाहिए, because it produces only odd harmonics, ठीक है? Now let us go for the open organ pipe। ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में क्या लिखेंगे? ये सब के ऊपर कोई शॉर्ट नोट तो नहीं पूछने वाला आपको, लेकिन सारे कितने सारे फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं, देखो। अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि काफी चीजों की आंसर आप खुद दे दोगे। सपोज हम कहेंगे कि ये ओपन ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से खुला है, और आप जानते हो ओपन एंड में क्या बनता है? नोड की एंटी नोड, एंटी नोड, क्योंकि पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट देयर, तो यहाँ पर बनेगा एंटी नोड, यहाँ पर बनेगा एंटी नोड। हाँ, एंटी नोड रहेगा तो बीच में तो नोड रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक ठो रहेगा कि दो ठो रहेगा कि पांच ठो रहेगा हमें मालूम नहीं है, कि नहीं? अब चलो बनाते हैं फंडामेंटल वेव। तो एंटी नोड्स आर द टू एंड्स। अगर मैं फंडामेंटल वेव की बात करूं, सपोज ये कोई एक वेव है जो क्या है कि किसी दूसरे वेव के साथ मिलके स्टैंडिंग वेव बनाया है, और सब फंडामेंटल वेव मतलब हमें वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा वेव, सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा रहेगा। और एंटी नोड रहेगा मतलब यहां पर अगर एक एंटी नोड रह गया तो दूसरा क्लोजेस्ट एंटी नोड हुआ ये, नहीं, यहां पर बनेगा दूसरा। तो ये हो गया वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसके अंदर प्ले करता हुआ स्टैंडिंग वेव कुछ इस किस्म का दिखने लगेगा। ये हो गया फंडामेंटल वेव, दिस इज द फंडामेंटल वेव प्लेइंग इन इट, क्योंकि दोनों तरफ एंटी नोड रखना है। तो अगर हम कहेंगे लेंथ ऑफ द पाइप इज L, तो फॉर फंडामेंटल वेव
फंडामेंटल वेव, क्या आप बता सकते हो हाउ लैम्बडा एंड एल आर रिलेटेड? आप कहोगे लैम्बडा 0/2, क्योंकि ये कितना है भाई, आधा तो है कि नहीं? इट इज लैम्बडा 0/2 इज इक्वल टू एल, और लैम्बडा 0 इज इक्वल टू 12। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सब नो? आ रहा है? ये इसमें तो दम नहीं है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? v बाई लैम्बडा 0 व्हिच इज v बाई 12। आया समझ में? ये बात समझ में आया। ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया v बाई 12, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था v बाई 4l। ध्यान रखना, बस यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर एंड इफ फॉरगॉटन देन हाउ टू रिकॉल एंड गेट इट। लेकिन आपको तो खाली याद रखना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का v बाई 12, क्लोज पाइप का v बाई 4l, बस उतना ही याद रखना है। ठीक है, लॉजिक नहीं याद रखोगे तो कोई पूछेगा कैसे हुआ, तो बोलोगे हमारे सर बोले थे। ऐसा नहीं होता है, नहीं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया v बाई 12। बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आ गया, मैं खुश हुआ। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2, फॉर फास्ट ओवरटोन। क्या आप मुझे बताओगे ये वेव का कितना हिस्सा हम लोग लेंगे? ये जो वेव है यहाँ पे, ये वेव का कितना हिस्सा लेंगे? यहाँ तक यहाँ तक ले लेंगे ना? विल टेक अप टू दिस, है कि नहीं? विल टेक अप टू दिस। इसका मतलब जो फंडामेंटल वेव इसके अंदर अभी बनने, जो फास्ट ओवरटोन वेव बनने वाला है वो दिखेगा कैसे? मैं सेम ट्यूब को ले आता हूं ताकि आप ना बोलो कि अलग अलग बना देते हैं। हाँ, ये आ गया दूसरा वाला। इसके अंदर जब फास्ट ओवरटोन प्ले कर रहा होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, हुआ ना? क्या आप रिलेट कर सकते हो? लैम्बडा 1 पूरा का पूरा तो एक वेवलेंथ है, दैट इज इक्वल टू एल। इसका मतलब हुआ F1 इज v बाई लैम्बडा 1 इज नॉट इट v बाई l एंड इज नॉट इट ट्वाइस ऑफ F0। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ, वहां पर क्या होता था 3 गुना। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक। जितना गुना है, अगर 6 गुना है तो कहेंगे 6th हार्मोनिक, ठीक है। 7 गुना है तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी का, 7 गुना है तो कहेंगे 7th हार्मोनिक, ठीक है। तो इट इज सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक मतलब द फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द फंडामेंटल, ठीक है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि सेकेंड ओवरटोन के लिए आप खुद बनाओगे? फॉर सेकेंड ओवरटोन मैं बस एक वेव बनाता हूं, आपको बताना है। ये हो गया वेव। ठीक है, हमें यहां से देखना है कहां तक जाना है। ये फास्ट हुआ था, ये फंडामेंटल था, ये फास्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, मतलब यहां तक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? इट लुक लाइक दिस। यहाँ पर भी ओपन एंड है, दोनों एंड में एंटीनोड रखना जरूरी है because the particles there are free to vibrate, so the second overtone is looking like this। नहीं, गदास मेथड में याद रखोगे तो थंब रूल लगा के फर्स्ट ओवरटोन में हुआ 1 लूप, सेकंड में होगा 2 लूप, थर्ड में होगा 3 लूप, नहीं? अच्छा, हाँ, तो थोड़ा बताएं यहाँ पर ये एल के साथ कैसे रिलेशन करेगा लैम्बडा 2 का? यहां से यहां तक हो गया लैम्बडा, और ये लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा 2 बाई 2 इज इक्वल टू एल, और लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2l बाई 3, और द फ्रीक्वेंसी F2 इज v बाई लैम्बडा 2 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी भैया? v by lambda 2, it is 3v by 12 and is not it 3 times F0, that is the third harmonic। बड़ा इंटरेस्टिंग है,
इसमें तो सारा हार्मोनिक बन रहा है। F0 बना, 2F0 बना, 3F0 बना, 4F0, 5F0, उसमें खाली F0, 3F0, 5F0, 7F0 ऐसे बन रहे थे, है कि नहीं? ये बन गया। हाँ बोलो बोलो, एनी कंफ्यूजन? नहीं, ठीक। ठीक है, ये बन गया थर्ड हार्मोनिक। चलो, इतने समझदार बच्चे हैं तो फटाफट बताओ, फॉर nth हार्मोनिक ऑन nth ओवरटोन, nth ओवरटोन क्या होगा लैम्ब्डा का वैल्यू? ये जब सेकंड था ये हो रहा था 3, यस, n प्लस 1 इंटू लैम्ब्डा n बाई 2 इज इक्वल टू l, और lambda n will be equal to 2l by n plus 1, and fn will be equal to n plus 1 into v by 2l, that is n plus 1 f0, that is n plus 1 f0। तो क्या नोटिस किए? ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, and all harmonics are present, so the instrument is considered as musical। इसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। आप देख रहे हो हारमोनियम हर जगह बजता है, बीना बजता है नहीं? और आप लोग ये भी नोटिस किए होंगे, कभी बाराती वगैरह में गए होंगे, तुम तो जाते हो तो नगीना डांस करते हो, कभी वो देखे हो पाइप बजाता है? हैव यू एवर सीन? वो जो बजाते रहता है, बड़े बड़े पाइप बजाते हैं, बैंड पार्टी वाले आते हैं, उनका पाइप में देखोगे ऐसा रहेगा, ये रहेगा एक पाइप ऐसे, अगर नोटिस किए होगे तो ऐसा रहता है एक पाइप, और इसके ऊपर फंसा हुआ दूसरा पाइप रहता है ऐसे, हैव यू एवर सीन इट? और इस पाइप को पकड़ के वो लोग ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं, पॉ 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 करते रहते हैं, करते ही नहीं करते? अब लेंथ को खींच के ज्यादा कर दिए, हाँ मजा आ गया, थोड़ा कुछ बच्चों को याद आ गया, कभी गए थे बाराती में। इधर देखो, जब इसको अब मजा तो आ गया, सही आंसर दोगे तो मुझे भी मजा आ जाएगा। अगर हम ये पाइप को पकड़ के खींच लेते हैं इधर को, तो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो मोटा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होगा कि लो फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसको खींच लिए तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। लेंथ बढ़ गया तो आवाज क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, v by 2l और v by 4l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। एल बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। इसको इधर खींच लेगा तो वो करके मोटा आवाज आएगा, इधर खींच लेगा पतला आवाज आएगा, एंड ही एडजस्ट। समझ में आया क्या? अच्छा, कुछ भी सीख लो, क्या मालूम प्लस टू के बाद आपको क्या करना पड़े। ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ तो कहीं बैंड पार्टी खोलना भी पड़ सकता है, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा तो काम में लगेगा। नहीं, फलाना बैंड पार्टी कहाँ से पढ़ा? बाबूराम साहब के पास पढ़ा था, इतना मस्त कि आज मैं बैंड पार्टी बना पा रहा हूँ, इंटरव्यू में बोलेगा। नहीं, चलो ठीक है। तो आप लोगों को अभी ऑर्गन पाइप से समझ में आया। तो इतने सारे जो चीज आप दिमाग की कसरत किए, क्या याद रखना है उसमें से? अभी जो बोल रहा हूँ वो चीज की जरूरत पड़ेगा 95%, 5% बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें बताए। और एक छोटा सा चीज है जो नहीं बताया मैं। पहला हुआ ऑर्गन पाइप में हम क्यों यूज करते हैं, किस किस्म का वेव यूज करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाता है। दूसरा हुआ ऑर्गन पाइप कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से ओपन रहता है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से एक तरफ से क्लोज रहता है। हाँ पकड़ लिया, एक तरफ से क्लोज रहता है ना? अच्छा, जो क्लोज्ड एंड है वहां पर नोड बनता है कि एंटी नोड बनता है? क्लोज्ड एंड में हरदम नोड बनता है, ओपन एंड में हरदम एंटी नोड बनता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड पाइप इज v by 4l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ओपन पाइप इज v by 2l। The closed pipe is not musical because only odd harmonics are present. Open pipe has all harmonics present. इतना समझ में आया? Sir, we are witnessing a Bharati here. जी हाँ Yes, sir. तो मैं देख रहा हूँ कि इसीलिए कुछ लोग ऐसे ऐसे हिलने लगे हैं, वो नागिरा वाला डांस उनको याद आ रहा है। ठीक है,
चलो ठीक है। अभी एक चीज तो मैं बोला, आप लोग हाँ कर दिए, लेकिन कभी सोचे क्या, क्लोज्ड एंड में जब वेव गया, आया, ऐसे टकराया, वापस आया, वो समझ में आया। ओपन पाइप में अभी वेव कहां से रिफ्लेक्ट किया, तो गया इधर से, तो निकल जाना चाहिए उसको, कोई तो पूछा नहीं, हम बोले हाँ गया, रिफ्लेक्ट करके आया, डिब्बा इधर से खुला है कि नहीं? यस। जानना चाहोगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। स्कूल वाले तो नहीं पूछेंगे, इंट्रांस में भी नहीं पूछेंगे। जानना है? हाँ। तो लास्ट क्लास जब मैं आपको 2 क्लास पहले इको के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैं बताया था किसी एक पहाड़ की चोटी पे जब हीरो हीरोइन जाके एक दूसरे का नाम जोर से बुलाते हैं, फिर भी इको सुनाई देता है, जबकि वहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता नहीं है। क्यों सुनाई देता है? द कॉन्सेप्ट इज सेम हियर। When you create two sounds, एक साउंड गया तो कैसे जाता है? बाई कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन, वैसे ऐसे करते जाता है। जब कंप्रेस करता है मीडियम पार्शियली डेंस हो जाता है, दूसरा साउंड वेव वहां से बल्कली क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है डेंसर मीडियम से। तो जब वो चिल्लाता है, हवा से ही, खुले से ही, जो डेंसर मीडियम में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आते रहते हैं, मल्टीपल इकोज कम बट ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड, उतनी जोर से नहीं आएगा जितने खुले रूम में आता है, ये हल्का सा आएगा। ये जितना जोर से चिल्लाएगा उसके काफी कम जोर से इको जाएंगे, और बहुत सारे इको जाएंगे, क्योंकि वो बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं रास्ते में से। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर भी बात कुछ ऐसे हो रहा है। When you are sending a standing wave into sending a longitudinal wave into a open organ pipe, अब होता क्या है, ये गया यहाँ से, जो डेंसर मीडियम बना वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आया। क्या बात समझ में आया? दूसरी चीज, अभी ये सोचो कि ये एंड, अगर मैं आपको 2 केस दिखा रहा हूं, सपोज मैं आपको कहूंगा कि ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो कि ये कोई एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका ये एंड एक रिजिड सपोर्ट से बंद हुआ है, और दूसरे एक पाइप है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कोई एक ब्रास ट्यूब है, और यहाँ पर ये जो एंड प्लेट है, एक रिजिड मेटल प्लेट है, यहाँ पर ये रबर का है, सपोज इट इज मेड अप ऑफ रबर। सपोज मैं इसके अंदर कोई एक बॉल को फेंकता हूँ, बॉल गया, टकराया, ऐसे टकराया, फिर वापस आया। समझ में आ रहा है? सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ ए वेव आल्सो। इस केस में यहाँ पर ये रबर का बना हुआ है, यहाँ पर मेटल का था, स्ट्रॉन्ग था। अब ये बॉल को इधर से फिर से फेंके, गया ऐसे, ऐसे आया, टकराया, लेकिन यहाँ से वापस नहीं आएगा, ये इसको कुछ दूर तक अंदर पुश कर लेगा, और वहां से वापस आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, ये इतना रिजिड नहीं है कि सडनली यहीं से बॉल, यहां पर तो लेकिन बॉल सडनली वापस आ गया। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब हुआ when this end is not tight, तो जो इफेक्टिव पाथ हो गया बॉल का, थोड़ा ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? सिमिलरली साउंड वेव भी जब किसी एक ओपन ऑर्गन पाइप में जाता है, तो होता क्या है, ये यहां से एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, थोड़ा और बाहर हट जाता है, एयर को पुश कर देता है, थोड़ी दूर पुश करके वहां से रिफ्लेक्ट करता है। दैट एक्स्ट्रा लेंथ इज कॉल्ड एंड करेक्शन ई। समझ में आया? दैट एक्स्ट्रा लेंथ इज कॉल्ड एंड करेक्शन ई। ओपन ऑर्गन पाइप में, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो आप देखोगे कि एक वेव इसके अंदर भेजे, तो देखोगे कि एक बार आवाज क्रिएट नहीं करेगा, हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगा, हुआ, लेकिन फिर यहां से भी तो रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा। आप यू प्रोड्यूस्ड ओनली वन साउंड बट दैट कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट्स बिटवीन दीस टू एंड्स, और काफी देर तक एक आवाज करके छोड़ दोगे तो काफी देर तक पाइप के अंदर से आवाज आते रहता है कि नहीं आता है कि नहीं? कोई पाइप के अंदर एक बार आवाज करके छोड़ दोगे तो देखोगे प्रोलॉन्ग्ड साउंड यू आर हियरिंग, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस बट दैट ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड। समझ में? तो होता क्या है, ओपन एंड में वो कुछ दूर तक पुश कर जाता है बिफोर रिफ्लेक्टिंग। That extra length it pushes the air beyond the edge of the pipe is called end correction, and it is empirically given by this end correction का वैल्यू कितना है? 0.6 into r। r क्या है? रेडियस ऑफ द पाइप। समझ में? इट इज empirically calculated by several experiments we could calculate कि ये वैल्यू होता है 0.6 r। पाइप के मोटापा के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में? इसका मतलब अगर कोई एक ओपन पाइप है, दोनों एंड ओपन है, तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या बन जाएगा? इफेक्टिव लेंथ बन जाएगा नॉट L, इट विल बी L प्लस
0.6 r here, 0.6 r here, so it is 1.2 r. जबकि कोई एक क्लोज्ड पाइप है तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? ओनली L प्लस 0.6 r. समझ में आया क्या? तो यहाँ पर ये सारे चीजों को हम बहुत ही चुंबक से लिखना चाहते हैं, डिटेल्स में नहीं बताना चाहते हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा, बस नोट करके याद रखो. द इफेक्टिव लेंथ of a closed pipe is L plus 0.6 r. An open pipe is L plus 1.2 r, where r is radius of pipe. समझ में आया? कब इसको कंसिडरेशन में लेंगे? जब ये क्वांटिटी इज अप्रिशिएबली और कंपेरेबल विद द लेंथ. मान लो कोई फ्लूट बजा रहे हो आप, लंबा सा फ्लूट है, 50 सेंटीमीटर का है और उसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, पतला सा है. तो ये जो चीज छोटा सा निकल के आएगा उसको 50 सेंटीमीटर के साथ जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम एंड करेक्शन को कंसिडर नहीं करते. लेकिन मान लो कोई बड़ा सा टॉनेल बना है, एक ड्रम बना है, आप पता करना चाहते हो कि आप अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को पता कर लोगे, कोई एक मान लो बहुत बड़ा सा टनल है, बहुत अंदर तक गया है, वो कितना डेप्थ तक है, कैसे पता करेंगे? वो गो ऑन क्रिएटिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड, जो सबसे ज्यादा जोर आवाज करेगा, मतलब स्टैंडिंग वेव बन गया, वो बन गया उसका फंडामेंटल वेव. फंडामेंटल वेव का फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया, एक्सपेरिमेंट करके ट्यूनिंग फॉर्म बजा के या कुछ भी करके उसके ऊपर मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले लिए जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालता है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड में आप देखोगे जो जोर से आवाज आने लगा, और देखोगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा साउंड है जिसमें जोर से आवाज आ रहा है. सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड से सबसे जोर से आवाज आ रहा है, वही फ्रीक्वेंसी उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना रहा है, मतलब वही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला है V/4L. तो L मिल गया कि नहीं? कितना डेप्थ है? वेलोसिटी तो मालूम है 330 मीटर पर सेकेंड. So you can measure the depth of a big tunnel also. अंदर तक कुआं गया तो कितना नीचे गया है पाइप, वो भी पता कर सकते हैं. Are you getting? तो ये चीजें प्रैक्टिकली काम में आते ही आते हैं. तो आपको याद रखना है कि जो चीजें हैं ये कब काम में आते हैं? पॉइंट आर, जब दिस r is much larger than और 0.6 r is comparable with length. अगर कंपेरेबल विथ लेंथ नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्या बात समझ में आया? क्या आप लोग ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए कि अगर कोई मोटा पाइप को बजाएंगे और कोई पतला पाइप बजाएंगे, दोनों बराबर लेंथ के हैं, मोटा आवाज किस में से निकलेगा? मोटे पाइप से, बॉ करता है, पतला पाइप पू करता है कि नहीं? क्योंकि मोटा पाइप का रेडियस ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है कि नहीं? सो दैट रेडियस ऑल्सो कम्स इनटू प्ले. कुछ लोगों को तो बस उसी में मजा आ गया. क्या आप लोग कभी नोटिस किए हो कि अरे आई एम साइटिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसीलिए ताकि आपको याद रखने के लिए आसान हो जाए. और ये तो आपका एग्जाम में आया है. कोई एक बकेट में बाथरूम में आप पानी तो भरे होगे, सबको एक्सपीरियंस होगा, जब वो पानी गिरता है बकेट में आवाज क्या कॉन्स्टेंटली बराबर सुनाई देता है? आवाज में बदलाव आता है. पहले हाई फ्रीक्वेंसी बाद में लो फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, पहले लो फ्रीक्वेंसी बाद में हाई फ्रीक्वेंसी, कौन सा सुनाई देता है? क्वेश्चन है, बताओ. जेईई मेन का क्वेश्चन है. सोचना है कि जैसे आवाज, पहले प्रैक्टिकल फील करो, पहले डब 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 आवाज करेगा, फिर टप 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 टप, मतलब पतला आवाज हो जाता है नहीं हो जाता है? होता क्या है, ये एक ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ है ये, और धीरे धीरे पानी भरने लगा तो इफेक्टिव एयर लेंथ इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं? डिक्रीज करते गया और पर्टिकुलर लेंथ में देख रहे हो, जैसे लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी घट रहा है, बढ़ रहा है. तो पहले आएगा मोटा आवाज, फिर बाद में आएगा पतला आवाज. मजे लेने वाले मजा ले लेंगे, बाद में बेंड पार्टी खोलेंगे, उनको उनका क्या है, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे. याद रखना, दोस्त अच्छे बने हो तो जो अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओगे, दूसरे दोस्त को ही ढूंढ के बेंड पार्टी वालों को बुलाना. ढूंढना अपना बेंड पार्टी में कौन सा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ रहा था अभी बेंड पार्टी कर रहा है. होटल जाना है तो कौन सा दोस्त मेरा गुपचुप का ठेला डाला है उसी के पास जाना. तो इसी हिसाब से दोस्ती बनाओ, आपको अच्छा लगेगा. नहीं कुछ लोग दान दिखाएंगे,
देख लो, जिसके साथ मिलके हंस रहा है वही तुमको बुलाएगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि दोस्ती यारी बहुत दिन तक रहता है, बाद में भी बुलाएगा। चलो उसी के पास गुपचुप खाने जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ वो क्लास 12 में पढ़ रहा था, 11 में पढ़ रहा था, है ना। ठीक, आया समझ में ये वाला चीज? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस। व्हाट इज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ an open end, a closed pipe of same length? अब जिसका दांत दिख रहा था उसको पूछेंगे। देखो सर ही नहीं उठा रहा है वो। पूछा है कि दो पाइप है, एक ओपन पाइप है, एक क्लोज पाइप है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे वेलोसिटी बोलने से हम लोग समझते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बोलने से समझते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओवरटोन रिलेटेड क्वेश्चंस कम आएगा और उसमें मेंशन करेंगे ओवरटोन बोल के, खाली फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दो पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है जितना लेंथ का है, क्लोज ऑर्गन पाइप है उतनी ही लेंथ का है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ भैया। ऐसे बोला, ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी f0 बोलो, क्लोज पाइप का fc बोलो। f0 बाई fc का रेशियो पूछा है। क्या आपको मालूम नहीं? डोंट यू नो दैट f0 इज v by 12 एंड दिस इज v by 4l? तो आप डालोगे तो ये आएगा v by 12, ये v by 1 यस यस यस, इट इज 1 by 2। आया समझ में? दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाले हीरो कहलाया जाएगा आज की क्लास का। two closed pipes of same length were blown at equator end at pole whose frequency will be more? किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा भैया? दोनों क्लोज पाइप है, दोनों का लेंथ बराबर है, एक इक्वेटर पे एक पोल पे। इक्वेटर और पोल पे तो काफी कुछ अंतर होता है। क्या होता है? जी का वैल्यू डिफरेंट आता है। क्या ये जी के ऊपर किसी तरह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी? डिपेंड तो नहीं करता है। फिर और क्या अंतर होता है? टेम्परेचर का अंतर होता है। टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कि पोल पे? तो इतना तो मालूम होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होता है। और आप जानते हो कि जो वेलोसिटी है इट इज रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। सो v एट इक्वेटर इज मोर देन v एट पोल। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला है v बाई 12, क्लोज पाइप है, सॉरी क्लोज पाइप है तो v बाई 4l। तो जिसका v ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी कहां पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कि पोल पे? होता है कि नहीं? सर्दी के मौसम में जब सुबह सुबह आप बोलते हो, मोटा आवाज आता है कि नहीं आता है? दिन के 12 बजे पतला नॉर्मल आवाज आता है। लो टेम्परेचर, लो वेलोसिटी ऑफ साउंड, आर यू गेटिंग? तो फ्रीक्वेंसी एट पोल इज, क्योंकि पोल में वेलोसिटी कम है तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी एट पोल इज लेस देन फ्रीक्वेंसी एट इक्वेटर। अगला क्वेश्चन, three consecutive overtones of a pipe are 35 hertz, 49 hertz and 77 hertz.
63 hertz. What is the type of pipe? What is frequency of next overtone? What is fundamental frequency? हाँ देखा, लड़का पकड़ लिया, वेरी गुड। दिया है कि 3 ठो कंजिक्यूटिव ओवरटोन्स, क्या है 35, 49 एंड 63। हम जानते हैं कि जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, नहीं, और जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अच्छा, थोड़ा सॉल्यूशन में ध्यान से देखें तो हम 49 को, सॉरी पहले 35 को हम लिख सकते हैं 7 into 5, 49 को लिख सकते हैं 7 into 9 एंड 63 को लिख सकते हैं 7 into और 49 को 7 into 7, सॉरी मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, माफ कर दो। 7 into 7 और ये हो गया 7 into, तो कौन सा हार्मोनिक्स मिल रहे हैं आपको? ओनली ऑड हार्मोनिक्स, नहीं? तो दिस इज द 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक। ये कौन सा पाइप होगा जिसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट मस्ट बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या लिखना है? एज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। Only odd harmonics are present. The pipe is closed one. तो नेक्स्ट ओवरटोन क्या होगा? 7 into 11. फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 7 into 9 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 11, so it is 77 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? 7, so it is 7 हर्ट्ज। समझ में आ रहा क्या? सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया 7 हर्ट्ज, जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है, नहीं? अच्छा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया 7 हर्ट्ज, नेक्स्ट ओवरटोन हो गया 77 हर्ट्ज, एंड द टाइप इज ए क्लोज्ड वन। Next, an open organ pipe of frequency F0 was half dipped into water. हाफ डिप्ड इनटू वाटर, पानी में आधा डुबा दिए, ठीक है? व्हाट विल बी न्यू फ्रीक्वेंसी? बताने वाले को 100 रुपया का व्हाट्सएप में फोटो भेजा जाएगा, 100 रुपया का व्हाट्सएप फोटो भेजेंगे, 100 रुपीज नोट का, तुरंत बताने वाले को। जिनको चाहिए करो। व्हाट विल बी न्यू फ्रीक्वेंसी? भैया एक पाइप था जो कि ओपन था, फ्रीक्वेंसी था F0, पाइप का लेंथ कितना है मालूम नहीं है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या था? V बाय, ओपन पाइप है ना, सो 12। हाँ, चलो देखते हैं, ये V/12 हुआ। इसको हम पानी में आधा डुबा दिए। नाउ यू टेक ए बकेट, हाँ बोलो बेटा। 6 times न्यू फ्रीक्वेंसी, 6 टाइम्स नया आ गया ओल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या पहले तो F0 था, अब इसको पानी में हम आधा तक डुबा दिए हैं। ये हो गई पानी, पानी में हम आधा तक इसको डुबा दिए हैं, ठीक है? चलो इसको लेते हैं, पानी में डुबाते हैं।
लेके इसको पानी में हम आधा तक डुबा दिए। जैसे पानी में आधा तक डुबा दिए हैं, क्या ये पाइप का लेंथ कितना हो गया? L/2। लेकिन ये ओपन पाइप रहा कि क्लोज पाइप रहा? ये हो गया क्लोज पाइप। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? न्यू फ्रीक्वेंसी। क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V/4L। 4L के जगह व्हाट इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम हियर? अरे व्हाट इज साउंड? इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर। नहीं तो इसी के अंदर से तो स्टैंडिंग वेव होने वाला है। तो अब ये L/2 हो जाएगा। तो इज इट नॉट सेम एज V/2L? और V/2L क्या था? F0। So frequency remains same. It does not change. Frequency will not change. It will remain same. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। Two open pipes of frequencies F1 and F2 were cascaded का मतलब हुआ connected in series। एक के पीछे दूसरा लगा दिया गया। फाइंड न्यू फ्रीक्वेंसी। फाइंड न्यू फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, ये एक पाइप था, ये जो पाइप था यहाँ पे, ये पाइप का फ्रीक्वेंसी था कुछ, मान लेते हैं कि F1 था, और ये दूसरा पाइप है, इसका फ्रीक्वेंसी है F2। ठीक है, और चलो मानते हैं कि पाइप थोड़ा छोटा था, ये बड़ा था, ऐसा करके ये पाइप थोड़ा छोटा था, पाइप बड़ा था, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग था। इसका था F1, इसका था F2, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2। आप दोनों को जोड़ दिए तो आपको मिला एक रिजल्टेंट पाइप जो कि क्या लेंथ का है? L1 प्लस L2 लेंथ का। बताओ इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये है क्वेश्चन। दो पाइप थे, उनका फ्रीक्वेंसी था F1 एंड F2, और दोनों को कैस्केड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, दोनों मिलके एक सिंगल पाइप बन गए। तो पूछा है बताओ रिजल्टेंट पाइप का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया ना? अब देखो ये जो F1 था भाई, F1 था कितना? V/2L1, क्योंकि क्लोज पाइप था ना, सॉरी ओपन पाइप था। F2 क्या था? V/2L2। अब F क्या हो जाएगा? V/2 ऑफ L1 प्लस L2। समझ में आया? समझ में आया? Now what is 2L1? Is V/F1. What is 2L2? That is V/F2। वैल्यू डालिए, V/F1 प्लस V/F2। थोड़ा मारपीट करने से क्या मिला? F1 F2 बाय F1 प्लस F2। तो जो फ्रीक्वेंसी बनेगा नया पाइप का, वो बनेगा F1 F2 बाई F1 प्लस F2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हियर इज ए लॉन्ग पाइप। चलो मानते हैं कि लंबा सा पाइप है। कितना लंबा है? चलो मान लेते हैं कि ये कुछ समथिंग लाइक 3 मीटर लंबा है। ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। नाउ वाटर इज देयर इन, अंदर इसका भरा है क्या? पानी भरा है, यहां तक पानी भरा है। चलो ठीक है, आपने क्या किया? ये जो पाइप था इसके ऊपर लाके एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया। जब ट्यूनिंग फॉर्क बजेगा तो हवा में खलबली क्रिएट करेगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क में जो प्रॉम में जो वेव होता है वो ट्रांसवर्स है, स्टेम में लॉन्गिट्यूडिनल है, वो सब ठीक है। लेकिन जब हवा में ऐसे करेगा, इसमें भी कंप्रेशन रेडिफेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसमें क्या बन गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द एयर।
ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हवा में कैसा वेव बन रहा है, ऐसा ऐसा होकर वेव जा रहा है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर इज कॉल्ड साउंड। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क बजता है हमें कुछ आवाज सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि हवा में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब वो वेव इसके अंदर जाने लगा। मैंने क्या किया, ये जो ट्यूब है छोटा सा इसमें एक होल कर दिया कि ये यहां से पानी लीक करके निकल सकता है। वाटर इज स्लोली लीकिंग आउट। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो लेवल ऑफ वाटर था इसमें ये घटने लगेगा, धीरे 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 घटते घटते खाली हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट समझ में आ गया, इसको कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, लेकिन मैं वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे आप सुने होंगे वो आपका वो जो लोग मेडिकल पढ़ेंगे वो तो जानते होंगे, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, करते नहीं करते? तो देखोगे मर्क्यूरी रहता है, मर्क्यूरी को साइड चढ़ा देते हैं पहले प्रेशर दे के ऊपर, फिर छोड़ते हैं और कान में लगा के आवाज सुनते रहते हैं। क्या सुनते रहते हो? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। वो दो साउंड सुनते हैं और उससे पता करते हैं कि आपका बीपी कितना है फ्रॉम दैट साउंड। कैसे पता करेंगे उसमें से बीपी कैसा है वो बता रहा हूं मैं। अभी ध्यान से देखो, अभी क्या हुआ कि ये हो गया आपका कोई एक ट्यूब, क्या दिया है इन फिगर शोन, water slowly drains out at lower end. When length of water column decreases by 35 centimeter, sorry 35 centimeter, a maximum sound was heard. Find how many times the maximum sound will be heard by the time all water drains out. सारा तक पानी निकल जाएगा, तब तक कितनी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा? पहले आप कंडीशन को समझो। बोल रहा है कि इसको खोल दिया, हवा पानी घटने लगा, एक पर्टिकुलर समय के बाद करके जोर से आवाज आया। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग वेव बन गया इसमें, है कि नहीं? अब यहाँ पर जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। आप ट्यूब का सुटेबल लेंथ लोगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, है कि नहीं? अरे लेंथ के हिसाब से साउंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेट होता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम सेट कर दिए, लेंथ को कम ज्यादा करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी जब फंडामेंटल वेव बन जाएगा तो जोर से आवाज करेगा। तो बोला कि 30 सेंटीमीटर घटा, एक जोर से आवाज सुनाई दिया। तो वो जोर से आवाज कितनी बार सुनाई देगा? कंटिन्यूअसली पानी घट रहा है और पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, कितनी बार मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई देगा ये आपको बताना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या दिया है? 3 मीटर दिया है। थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, जगह खा रहा है हमारा देश में जगह की बड़ी कमी है। यस, क्लियर? चलो अब सुनते हैं और समझते हैं कि क्यों मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। जब वो 30 सेंटीमीटर घट गया नीचे, मैं थोड़ा इसको और डार्क कर दूं। यस, जब ये 30 सेंटीमीटर घट गया नीचे यहां तक घट गया, तो पता चला एक मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। मतलब ये लेंथ का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर था, नहीं? तो हम कहेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाया, और तो ये बन गया होगा ऐसे, नहीं? तो इसका मतलब ये इतना लेंथ तक आया, स्टैंडिंग वेव बनाया। कितना लेंथ आने के बाद? 35 सेंटीमीटर। फिर से वेव कब बनेगा? जब ये फिर से आएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो फिर से बनेगा, क्योंकि फिर से स्टैंडिंग वेव बन रहा है। तो अगर 30 में एक बार बना, ये अगर 30 है
क्या बता सकते हो कि यहां से यहां तक कितना है? ये सॉरी ये 30 नहीं था, ये 35 था, सॉरी ये क्या था? 35 था। ये अगर 35 है यहां से यहां तक, तो क्या 35 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक बता सकते हो क्या? ये कितना होगा? 70 होगा कि नहीं होगा? तो मतलब 105 सेंटीमीटर पानी निकलने के बाद एक बार फिर से आवाज सुनाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मान लो आपको ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, पता चला 35 सेंटीमीटर में एक बार सुनाई दिया, 105 सेंटीमीटर में एक बार सुनाई दिया। व्हाट वाज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड? ये तो λ/2 है, दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 35, दैट इज 70। 70 हो गया λ/2, वेवलेंथ कितना है? 140 सेंटीमीटर। सिंपल, इससे भी पता कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द डॉक्टर डज। स्टेथो लगा के वो मर्क्यूरी कलम को ऊपर नीचे करके वो पता कर लेता है कि 2 बार आवाज आता है, उसमें दोनों को पकड़ लेता है और साउंड कितना लेंथ गया। उसको मालूम नहीं है कि रेजोनेंस ट्यूब है। देयर बाय प्रैक्टिस देयर लर्निंग कि अगर इतना आया तो ये गैप ये है। समझ में आ रहा है? 6 बार। हाँ, तो ये 105 हुआ। फिर से कब होगा? फिर से जब 70 सेंटीमीटर जाएगा। तो सोचना है कि कितना तो 70 निकलेगा 3 मीटर में? 4 तो निकलेगा। ये 70 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 70, 4 तो निकलेगा तो 280 हो जाएगा। 4 तो कहाँ निकलेगा? 30 में तो एक बार निकल चुका है। 30 सेंटीमीटर जाने के बाद कितना बाकी रहा? 270 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर वाला कितना तो निकलेगा? 4 तो ही नहीं निकल रहा है, 3 तो निकलेगा। 3 बार मैक्सिमम साउंड नीचे सुनोगे, एक बार सुन चुके थे। टोटल इज 4 टाइम्स। द नंबर ऑफ मैक्सिमम साउंड्स यू विल हियर इज 4 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या सब कुछ लिख के दूंगा तो बहुत लंबा नोट हो जाएगा, फील करने की कोशिश करो। कितने बार वो स्टैंडिंग वेव बनाएगा? जितने बार यहाँ से ये नोड बनाएगा, हर बार यहाँ पर सरफेस ऑफ वाटर में उसको नोड बनाना है, तभी वो बनेगा। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ पाइप ही चेंजिंग नहीं। अच्छा, तो 35 में एक बार हुआ, 105 में एक बार होगा, 175 में एक बार होगा, फिर 70 जोड़ दो, 245 में एक बार होगा, फिर और नहीं होगा। कितना बार हुआ? 4 बार। सो टोटल 4 टाइम्स मैक्सिमम साउंड विल बी हर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, मैं दे दिया तुम लोग को, बैठे क्या करें। सो आंसर हो गया 4 टाइम्स। ज्यादा फैला के नहीं लिख सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? कब कब होगा? एक होगा 30 सेंटीमीटर में, दूसरा होगा 105 में, तीसरा होगा सॉरी पहला वाला हुआ 35 में, 35 में, दूसरा वाला 105 में, तीसरा वाला 175 में, फिर 245 में, फिर और होगा क्या? 30 जोड़ो तो 35 जोड़ो तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है? बन रहा है। कितना बन रहा है? 245 प्लस 35 कितना हुआ? 80। 280 में एक बार बनेगा। समझ में आया क्या? तो पहला वाला जो 30 से 35 सेंटीमीटर में बना था, उसको छोड़ के 4 बार बन रहा है। टोटल 5 टाइम्स। टोटल 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है? जब 280 सेंटीमीटर का पानी निकल गया तब भी एक बार सुनाई देगा जोर से। सर 145 पे नहीं बनेगा क्या? 145 में कैसे बनेगा माइंड? ये देखो, ये और ये के बीच में अंतर कितना था? 70 सेंटीमीटर। ये और ये के बीच में λ/2 है ना, ये λ/4 है। Are you getting? सर 140 पे बनना चाहिए ना। नहीं, तुम थोड़ा ध्यान से नहीं सुने। देखो, यहां तक वेव गया तो आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, फिर से जब वो ऐसे गया तब भी मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। यहां तक का लेंथ कितना था? λ/4। λ/4 हुआ 35 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का लेंथ कितना था? λ/2। तो ये कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। तो यहां तक हुआ 35, तो यहां तक हुआ 105। यहां तक क्या हो जाएगा? और 70 जोड़ दो, ये हो जाएगा 175। यहां तक हो जाएगा 75। मतलब हर एक छोटा छोटा ये जो लूप बन रहा है वो 70 सेंटीमीटर का है। हर एक छोटा छोटा लूप 70 सेंटीमीटर का है। क्या मेरी बात समझ में आया अभी? सर फिर लास्ट वाला वो 240 बाद 35 280 फिर आया। हाँ, तो ये बोलते रहता है, मैं कहते रहता हूँ गधा है। तो 35 क्यों ऐड कर रहा था? किसके पास फिजिक्स पढ़ने जा रहा है गधा?
मेरे को जबरदस्ती गड़बड़ करवा देता है, तो होगा क्या इसमें 70 जोड़ो तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बोला था 4 बार। ये लड़का मेरे को मिसलीड करवाता है, इसको पकड़ के मारो। टोटल होगा कितने बार? सो सॉरी। इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं भी यहाँ पर बोलता है हाँ होगा, लड़का कुछ बोल रहा है। यहाँ पर 245 के साथ 70 जोड़ो तो कितना होगा? 315। 3 मीटर का लंबा है, कैसे सुनाई देगा? नहीं? हाँ, अब समझ में आया? ओके। तो हम लोग ओवरटोन के बारे में इतने सारे चीज देख लिए, और ये था हमारा फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव का एप्लीकेशन। अभी हमें पढ़ना है, और क्या बताओ, व्हाट इज बीट्स, जो कि हम लोग अगले क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ना पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये अगले क्लास पढ़ने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट है, मिस मत करना। और तीसरा हुआ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स। जैसे ऑर्गन पाइप होता है, स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखियो, अरे बीड़ा, गिटार, ये सब क्या होता है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, बेंजो वगैरह सब होता है ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना? उसमें कैसे बनता है स्टैंडिंग वेव और कैसे साउंड निकलता है, वैसे बजाते बजाते हाथ को इधर उधर क्यों करते रहता है, और तबला वाला जब तबला बजाने से पहले वो हथौड़ा लेके क्यों यहाँ पर मारते रहता है, देखो ना, टुक 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 ठोकते रहता है चारों तरफ। नहीं, वो बीड़ा में इतने सारे स्ट्रिंग वायर क्यों होते हैं, मोटा वायर, पतला वायर, ब्रास वायर, स्टील वायर, कॉपर वायर करके ढेर सारे टाइप के वायर क्यों होते हैं अलग अलग मटेरियल का, वो सारा अगर जानना है तो आपको अटेंड करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स। तो आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।